नमस्कार। एमकॉम फाइनल एबीएसटी के पेपर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में जो टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वह है पूर्ति का अर्थ, अवधारणा एवं क्षेत्र, मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। इस टॉपिक का ये प्रथम वीडियो है। ये टॉपिक है थोड़ा विस्तृत है, अतः इस संबंध में आप और भी वीडियो देखेंगे, क्योंकि जो आपूर्ति या पूर्ति का जो स्कोप है यह थोड़ा विस्तृत रूप में है। अतः इस संदर्भ में आपको एक से अधिक वीडियो देखने को मिलेंगे। जीएसटी का मूल आधार माल एवं सेवा की पूर्ति है। जीएसटी तभी लगाया जा सकता है जब माल, सेवा या दोनों की पूर्ति हुई हो। इस प्रकार से जीएसटी में पूर्ति ही कर लगाने का आधार है, टैक्सेबल इवेंट है। अतः हमें जीएसटी में पूर्ति का अर्थ, इसकी अवधारणा एवं क्षेत्र को समझना होगा। पूर्ति का अर्थ, अवधारणा एवं क्षेत्र को समझने से पहले हमें जिस चीज़ की पूर्ति होती है, यानी पूर्ति यहाँ पर किसकी होगी, माल या सेवा या दोनों की, तो हमें माल और सेवा का अर्थ भी समझना आवश्यक है कि जीएसटी में माल हम किसको कहेंगे और सेवा हम किसको कहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही टैक्स का आधार बनती हैं, यानी माल की पूर्ति और सेवा की पूर्ति। तो इन दोनों के संबंध में जीएसटी में क्या कहा गया है, किस प्रकार इनको स्पष्ट किया गया है, यह भी हमें समझना है। तो जीएसटी में जो पूर्ति है वो दो प्रकार की होती है, माल की पूर्ति और सेवाओं की पूर्ति। सबसे पहले हम माल के संबंध में देखते हैं कि माल किसको कहेंगे, जिसे हम गुड्स कहते हैं इंग्लिश में। जीएसटी में जो जीएसटी अधिनियम है उसकी धारा 252 में माल को परिभाषित किया गया है। माल से आशय मुद्रा एवं प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की चलायमान संपत्ति से है। चलायमान यानी मूविंग एसेट्स से। किंतु इसमें अभियोजन योग्य दावे, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके भाग के रूप में ऐसी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पूर्ति करने के पूर्व या पूर्ति के अनुबंध के अधीन पृथक किए जाने का करार किया गया है। तो इस प्रकार से माल में क्या शामिल किया गया है, हर तरह की चल संपत्ति है, मूविंग एसेट्स है, वो माल में आएगी। अभियोजन योग्य दावे, एक्शनेबल क्लेम, जैसे किराए के बकाया के दावे हैं या ऋण वसूली के दावे हैं, ये सब भी माल की परिभाषा में ही आते हैं। उगती फसलें, घास और जमीन से जुड़ी चीजें जो आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के अनुबंध के तहत अलग करने के लिए करार जिनके लिए किया गया हो या समझौता किया गया हो, वो भी माल की परिभाषा में आती हैं। माल में जो चीज शामिल नहीं है वह है पैसा और प्रतिभूति। प्रतिभूतियों को न तो माल माना गया है और न सेवा, क्योंकि इन पर अलग से सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। अतः इनको जीएसटी से अलग रखा गया है। अब हम देखते हैं कि सेवा किसको कहेंगे हम, सेवा से क्या आशय है। तो जीएसटी में जो सेवा से आशय है वो इस प्रकार से है, सेवा से आशय माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न किसी चीज से है, किंतु इसमें धन का उपयोग या नकद का किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा परिवर्तन जिसके लिए पृथक से प्रतिफल हो, सम्मिलित है और इससे संबंधित सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। सेवा के अंतर्गत माल, धन और प्रतिभूतियों को अलग कर दिया गया है, यानी सेवा है वो इन तीनों से अलग है।
इसमें पैसे के लेन देन भी शामिल हैं सेवा में, लेकिन इसमें धन एवं प्रतिभूतियां शामिल नहीं है। पैसे का लेन देन शामिल है, लेकिन पैसा या धन एवं प्रतिभूतियां इसमें शामिल नहीं है। धन का लेन देन जो किसी प्रतिफल के तहत हुआ है या जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क लगा है, वो सेवा के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि धन का लेन देन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के किया जाता है तो वह कोई सेवा नहीं है। जैसे मान लीजिए करेंसी का एक्सचेंज होता है और उस पर कोई शुल्क लगता है तो वह सेवा के तहत ही आता है। लेकिन अगर बिना शुल्क के करेंसी का एक्सचेंज हुआ है तो वह सेवा नहीं है। इस प्रकार से जीएसटी के अंतर्गत माल और सेवा को परिभाषित किया गया है। जीएसटी में माल और सेवा किसे कहेंगे, यानी गुड्स और सर्विसेज का क्या मतलब होता है, इनकी क्या परिभाषा दी गई है, इसको हमने समझा है। इसके बाद हम पूर्ति का अर्थ एवं अवधारणा को समझते हैं। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। जीएसटी में जो आपूर्ति शब्द है वह बहुत ही व्यापक अर्थ में लिया गया है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सभी रूप जैसे बिक्री, स्थानांतरण, वस्तु विनिमय, अदला बदली, लाइसेंस, किराया पट्टा या निपटान करना या करने के विचार पर एक व्यक्ति द्वारा उसके व्यापार को आगे बढ़ाने के प्रयोजन के लिए सहमति देना भी शामिल है। इसमें सेवाओं का आयात भी शामिल है तथा जीएसटी कानून बिना प्रतिफल के कुछ लेन देनों को शामिल करने की व्यवस्था भी प्रदान करता है। आपूर्ति शब्द को और अधिक समझने के लिए हमें पूर्ति के या आपूर्ति के क्षेत्र को भी समझना पड़ेगा, स्कोप ऑफ सप्लाई को भी समझना पड़ेगा। इससे पहले आपूर्ति के लिए जो आवश्यक दो पक्ष हैं वो कौन से हैं, उन्हें भी हमें समझना है। पूर्ति में दो व्यक्तियों या दो पक्षों का होना आवश्यक है, पूर्तिकर्ता यानी सप्लायर और प्राप्तकर्ता यानी रेसिपिएंट। तो पूर्तिकर्ता यानी सप्लायर कौन होगा जीएसटी में? किसी भी सामान या माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में पूर्तिकर्ता का अर्थ उस सामान या सेवाओं या दोनों को पूर्ति करने वाले व्यक्ति यानी उनकी आपूर्ति कौन कर रहा है, उस व्यक्ति से पूर्तिकर्ता का मतलब है। इसमें ऐसे एजेंट को भी शामिल करना है जो माल या सेवा या दोनों के संबंध में ऐसे पूर्तिकर्ता की ओर से पूर्ति करता है। यानी इसमें किसी व्यक्ति ने कोई एजेंट रखा है जो उस व्यक्ति की ओर से माल या सेवा की आपूर्ति करता है, तो एजेंट भी पूर्तिकर्ता कहलाएगा। दूसरा पक्ष है प्राप्तकर्ता। तो प्राप्तकर्ता कौन होगा? जहां माल सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए एक प्रतिफल देय है, तो वह व्यक्ति जो उस प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है वह प्राप्तकर्ता होगा। यानी माल या सेवा के लिए जो प्रतिफल देय है उस प्रतिफल को भुगतान करने का उत्तरदायी व्यक्ति प्राप्तकर्ता कहलाता है। जहां माल की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, तो जिस व्यक्ति को सामान उपलब्ध कराया जाता है या जिस व्यक्ति को माल सौंपा जाता है या वह व्यक्ति जो माल का उपयोग करता है वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता कहलाता है। यानी जब माल के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, तो जिस व्यक्ति को सामान दिया जाता है या उसको उपलब्ध कराया जाता है या जिसे माल सौंपा जाता है या जो उस माल का उपयोग करता है वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता कहलाता है। और जहाँ किसी सेवा की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, तो जिस व्यक्ति को सेवा प्रदान की जाती है या जिस व्यक्ति को
सेवा प्रदान की गई है वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता, उस सेवा का प्राप्तकर्ता माना जाता है। तो इस प्रकार से जो आपूर्ति है उसके दो पक्ष होंगे, पूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता। जीएसटी के अंतर्गत पूर्ति शब्द है वह बहुत ही व्यापक अर्थ में लिया गया है। तो पूर्ति यानी सप्लाई के अर्थ को पूर्ण रूपेण समझने के लिए हमें इसके क्षेत्र को समझना पड़ेगा, स्कोप ऑफ सप्लाई को जानना होगा। तो देखिए, जो पूर्ति का क्षेत्र है उसमें क्या क्या शामिल किया गया है। अध्ययन के दृष्टिकोण से पूर्ति के क्षेत्र को कई भागों में बांटा गया है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां, कार्यकलाप, लेन देन आते हैं वो हमें समझना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है नंबर 1 पूर्ति की विषय वस्तु। नंबर 2 बिना प्रतिफल के किए गए कार्यकलाप जिन्हें पूर्ति माना जाए। नंबर 3 कार्यकलाप जिन्हें माल या सेवाओं की पूर्ति माना जाए। नंबर 4 कार्यकलाप जिन्हें माल या सेवा की पूर्ति न माना जाए। नंबर 5 है संयुक्त एवं मिश्रित पूर्ति। नंबर 6 पर है करमुक्त पूर्तियाँ। नंबर 7 आवक एवं जावक पूर्ति। और नंबर 8 पूर्ति के अन्य प्रकार। तो इस प्रकार से जो पूर्ति का क्षेत्र है उसको कई भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया गया है। तो हम प्रत्येक बिंदु को लेते हुए इसके अर्थ को जानेंगे, जिसे हम आगे अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।